नमस्कार दोस्तों। आज हम मेंस वैल्यू एडिशन प्रोटोकॉल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के बारे में मैं संक्षेप में बताता हूं। इस प्रोटोकॉल सीरीज में हम रोज 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मेंस के 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं सुबह ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। जैसे आज के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जहां पे स्टूडेंट्स आंसर भी लिख रहे हैं। खैर, इस पर्टिकुलर 2 क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क भी डिस्कस करूंगा जिसको आप अपने आंसर्स में रिपीटेडली यूज कर सकते हो और मेंस के आंसर में एग्जाम वाले दिन टाइम सेव कर सकते हो। दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि जो चैलेंजिंग चीजें हैं वो हम पहले से तैयार होके चले जाएं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप अगर क्वेश्चंस लिखना चाहते हो डेली बेसिस पे तो मेरे टेलीग्राम चैनल RAINAHAINA05 इस पे जा सकते हो। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। मेंस का क्वेश्चन है, आप चाहो तो अभी भी स्क्रीन पॉज कर सकते हो। ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन between India's cultural diversities and socio-economic marginalities। उफ, इतना मुश्किल क्वेश्चन, और अगर एग्जाम वाले दिन मिल जाए तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ था यूपीएससी मेंस 2024 लिखने वालों के साथ, जिनको GS1 सोसाइटी में यह क्वेश्चन देखने को मिला था। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversity and socio-economic marginalities, तो बहुत टफ है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इनफैक्ट हर क्वेश्चन जो लंबा होता है उसे ब्रेक डाउन करना जरूरी है। सबसे पहले हमारा डायरेक्टिव वर्ड है क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि इसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट के हमने पॉजिटिव पॉइंट्स या उसके फेवर में भी बात करनी है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स या उसके अगेंस्ट भी बात करनी है। यह बात तो तय है, ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा है, इसलिए हम वैसे भी ये सोच के चलेंगे कि हमने नेगेटिव बात बोलनी ही बोलनी है। दूसरा पॉइंट, द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी। तो मुझे किसके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी या कोरिलेशन देखना है? भारत में जो कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं यानी विविधताएं हैं और मार्जिनैलिटीज हैं, सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का या प्रोपोजिशन का? इस प्रोपोजिशन का मतलब दोस्तों यह हुआ कि अगर इंडिया में डाइवर्स लैंग्वेजेस, कास्ट्स, रिलीजन्स और ट्राइब्स, इस तरीके की डाइवर्सिटी है, तो वो डाइवर्सिटी की वजह से और ज्यादा सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलती है। वजह से बोलूंगा तो कॉजेशन हो जाएगा, लेकिन कोरिलेशन का मतलब है दैट बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। दैट मींस जरूरी नहीं कि क्योंकि डाइवर्सिटी है इसलिए मार्जिनलाइजेशन है, नहीं, डाइवर्सिटी के साथ साथ मार्जिनलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। हमने पहला पार्ट ये बताना है। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने ये बताना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां क्रिटिकली एनालाइज लिखा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भारत में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इकोनॉमिक सर्वेज आए हैं, सचर कमेटी रिपोर्ट आई है, जिन्होंने ये कहा कि जो सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज होती हैं, कल्चरली डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज होती हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, वो कई बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में नीचे पाई गई हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया एंड देन वी मूव टू द फर्स्ट सब हेडिंग। हम सब हेडिंग्स क्यों बनाते हैं आंसर में? हम सब हेडिंग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा आंसर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। तो इस आंसर का स्ट्रक्चर यहां ऐसे तैयार हो रहा है। कोरिलेशन को हमने एविडेंस के साथ बताया दैट यस देयर इज कोरिलेशन। जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज में ये कोरिलेशन है कि बहुत कम शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन डिस्प्लेस्ड पर्संस का 40% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर ऑल्दो कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया गया है, बट वहां लैंड एलिनेशन भी बहुत हो रहा है। लिटरेसी रेट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 59% है वर्सेस नेशनल एवरेज 74% है। तो मैंने कोरिलेशन दिखाया कि एक ट्राइबल डाइवर्स कम्युनिटी के पास किस प्रकार से बाकी भारत से
सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ज्यादा है। अब आप इसमें पॉइंट और एक्सटेंड कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स इन द ट्राइब्स, यू कैन टॉक अबाउट इवन द एजुकेशनल लेवल्स और हायर एजुकेशनल लेवल्स इन द ट्राइब, कहने को कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको और डायमेंशंस देना चाहता हूं इस आंसर को, और मेरे पास 150 वर्ड्स ही हैं, तो इसीलिए मैं डायमेंशंस में सिर्फ ट्राइब के बारे में 8-9 पॉइंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्राइब के बारे में नहीं है, क्वेश्चन डाइवर्सिटी के बारे में है। तो फिर मैं माइनॉरिटीज की बात करने लगूंगा, माइनॉरिटीज को भी डाइवर्सिफाई करूंगा, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। तो कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं, माइनॉरिटी लैंग्वेज के सामने उनकी मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलती है। कहीं सचर रिपोर्ट ने भी ये कहा 2006 में कि इवन शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से नीचे आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी एज फार एज पॉवर्टी इज कंसर्न, पॉवर्टी बहुत रैम्पेंट है। फिर मैंने कास्ट की डाइवर्सिटी के बारे में भी बात की है, जहां पे 96% ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो काम होता है वो सारा का सारा शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को करते हुए देखा गया है। इस डाइवर्सिटी में आप जेंडर डाइवर्सिटी भी इंक्लूड कर सकते हो, डायमेंशंस जितने बनाओ उतने बेहतर। तो जेंडर डाइवर्सिटी में आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात कर सकते हो कि इस डाइवर्सिटी की वजह से आप देखते हो कि काफी मार्जिनलाइज्ड रहती है ये कम्युनिटी। तो अब है ना, अब आपको ये पता लग रहा होगा कि हमने पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर दिया, लेकिन दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर करना जरूरी है। अभी 150 वर्ड्स हैं, हमने ये बताना है कि कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा होता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट टू काउंटर इज दैट नो, डाइवर्सिटी की वजह से हमारी सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी नहीं आती है। दिस इज द पॉइंट वी हैव टू टेल। तो हम ये बताएंगे कि नहीं भाई, कोरिलेशन की वजह से कॉजेशन नहीं होता है, डाइवर्सिटी कई बार एम्पावर भी करती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जब एफर्मेटिव एक्शन करवाया for the favor or benefit of scheduled caste community, it helped them achieve political as well as social mobilization. Same way जब tribal communities mobilize करती हैं based on identity, एक diverse identity के basis पे mobilize करती हैं, तो statehood की demand भी कर सकती है, जैसा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुआ भी। क्लास भारत में कल्चर से ज्यादा बड़ा इंडिकेटर है सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा क्लास पोजीशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि कल्चरल डाइवर्सिटी। और कई बार स्टेट की पॉलिसी ड्रॉबैक्स या पॉलिसी जो गैप्स हैं उसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन होती है, ना कि डाइवर्सिटी की वजह से। तो मैंने काउंटर भी दे दिया इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर। अंत में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम वे फॉरवर्ड नहीं लिख सकते, इस क्वेश्चन में हम वे फॉरवर्ड नहीं लिख सकते दोस्तों, वी कैन नॉट राइट वे फॉरवर्ड इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, आप इसमें एंद्रे बेतिये का नाम मत भी लिखो तो चलेगा, है ना, दिस मेक्स इट सोशियोलॉजिकल, डोंट राइट इट, राइट जस्ट स्टेट पॉलिसी। ठीक है, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन को मर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि 150 वर्ड्स का आंसर है, 150 शब्दों का आंसर है, इसमें हमें अलग से वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है, तो इसी वजह से यू कैन सिंपली राइट इन कंक्लूजन दैट इंडिया मस्ट मूव बियॉन्ड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स कल्चरली इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू अचीव SDG 10। बस ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया कि देखो भाई साहब, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आते हो, तो रोज 2 क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन बियॉन्ड दैट if you actually want to make a meaningful attempt for 2026 और 2027, तो मैं ऐसी टीम तैयार कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में रैंक लेने की तैयारी कर रही है। तो ये जो GS मेंस मेंटरशिप कोर्स है, इसके अंदर मैं डेली आंसर राइटिंग सेशंस आपको करवाऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर मैं वहीं के वहीं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसमें मैं टाइम दूंगा आपको, 1 आवर दूंगा और 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा 6 क्वेश्चंस। इट विल कंप्लीटली बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम। और इसके अलावा इसमें मैं 1:1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूंगा। तो जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है वो 2026 और 2027 में मेंस लिखने वाले स्टूडेंट्स की मदद के लिए मैंने बनाए हैं। वेबसाइट पे जाके जरूर एक बार देख लेना, स्लीपी की वेबसाइट पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। ट्राइबल नॉलेज और कल्चर, ट्राइबल नॉलेज और कल्चर कैसे डिफरेंट है मेन स्ट्रीम नॉलेज और कल्चर से। अब इसमें भी हमें किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो हमें डायमेंशंस बनाने हैं, लेकिन सबसे पहले इसने बोला है एग्जामिन करने को। तो यह बात भी ध्यान रखना कि शायद इसमें भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट बताने हो जिसमें ट्राइबल नॉलेज सिस्टम मेन स्ट्रीम से थोड़ा पीछे है, लेकिन हमारा एम्फेसिस उसकी पॉजिटिव यूनिकनेस के प्रति ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आप समझो, आप पेपर किस चीज का दे रहे हो, आप GS1 सोसाइटी का दे रहे हो। सोसाइटी या सोशल इश्यूज, सोशियोलॉजी जब भी आप पढ़ते हो तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, जो सबऑल्टर्न कम्युनिटीज होती हैं, जो डिस्टिंक्टिव यूनिक कम्युनिटीज होती हैं, कम पॉपुलेशन वाली कम्युनिटीज होती हैं, उनको आप थोड़ा सा फेवर करते हो बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट द एंटायर सोसाइटी। एक इंक्लूसिव सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को फेवर करेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कि बल वही ये कह दो कि यही सब कुछ है, लेकिन आपका आंसर वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब यहां पे मैंने डेटा और एक्ट्स के जरिए, डेटा और एक्ट्स के जरिए स्टार्ट किया है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उसके 7 तरीके होते हैं। मैं इसे सप्त परिचय फॉर्मूला बुलाता हूं। इस सप्त परिचय फॉर्मूला के अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम डेटा, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम डेटा, we can start from report ranking index, we can start from constitutional article, we can start from recent current affairs related to that particular event, we can start from definition, we can start from historical background of that particular issue, we can start from Supreme Court judgment which has come recently related to that particular topic। तो ये 7 तरीके से अगर हम कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर ले अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सप्त परिचय फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने डेटा इस्तेमाल किया 2011 सेंसस का कि भाई साहब भारत में 705 से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनकी नॉलेज को ट्रेडिशनल नॉलेज कहता है। कम्युनिटी लेड ट्रेडिशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड कोडिफाइड फ्रॉम द डिफरेंटली कोडिफाइड देन मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम। तो मैंने ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को डिफाइन भी कर दिया और मैंने नंबर्स भी दे दिए। अब देखो, भारत में या किसी भी तरीके का जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम होता है वो कैसे यूनिक होता है फ्रॉम मेन स्ट्रीम। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम नॉलेज को सब्जेक्ट्स में नहीं डिवाइड करता, सब्जेक्ट्स में नहीं डिवाइड करता कि ये एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ये साइंस एंड टेक है, ये मेडिसिन है, ये एग्रीकल्चर है, नहीं, वो होलिस्टिक नॉलेज होता है। तो वो डिसिप्लिनरी डिस्टिंक्शंस नहीं बनाता है, वो होलिस्टिक होता है। दूसरा, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब देखो, अगर आपके सामने ये नहीं होगा पॉइंट, है ना, मान लो अभी ये आपके सामने पॉइंट्स नहीं है, मैंने पॉइंट्स जनरेट करने, दैट हाउ ट्राइबल सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल वर्सेस मेन स्ट्रीम। तो मैं मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम के बारे में जब सोचता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, अकेडमिया, है ना, ऑनलाइन कोचिंग, यही आएगा, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, यही आएगा। तो जब मैं इस नॉलेज सिस्टम की बात करता हूं या इस कल्चर सिस्टम की बात करता हूं तो इसके मुझे क्या कैरेक्टरिस्टिक याद आते हैं, बस मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक भी याद आ गए तो मैं उसके कंपैरिजन में ट्राइबल नॉलेज सिस्टम का एक अपना तरीका अपना सकता हूं। मुझे एग्जाम्पल ना याद आए, चाहे मुझे अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि मैंने क्वेश्चन देखा मेरे को एकदम से एग्जाम्पल आने चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, मुझे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, मैं पहले पॉइंट बनाऊंगा, उस पॉइंट में से जितनी चीजों के एग्जाम्पल आए तो आए। एक तो अननेसेसरी प्रेशर डाला हुआ है बच्चों के ऊपर कि जैसे ही क्वेश्चन देखा दिमाग में एग्जाम्पल आना चाहिए। फर्स्ट आइडिया शुड बी हाउ टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो इसको अगर देखोगे, मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम कैसा होता है, मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम बहुत फॉर्मल है, आपने एडमिशन लेना है, फॉर्म भरना है, एंट्री लेनी है, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना है, वापस आना है। मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम बहुत डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है कि आपने साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, एनवायरमेंट पढ़नी है ना। मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रिटन फॉर्म में डिपेंडेंट है, रिटन नोट्स, रिटन फॉर्म ऑफ नॉलेज, रिटन एग्जामिनेशन सिस्टम, है ना, इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम में आप डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करते हो, आप बहुत ज्यादा पैसा लगाते हो टू ट्रेन कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स, है ना, तो कैपिटल इंटेंसिव होता है। मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम एनवायरमेंट को डैमेज कर सकता है, एनवायरमेंट डैमेजिंग हो सकता है, या
या नॉन अल्ट्रिस्टिक हो सकता है। वो सिर्फ ह्यूमन वेलबींग के बारे में सोचता है कि क्या करने से ह्यूमंस जो है उनको ज्यादा कंफर्ट मिले, लेकिन नेचर के बारे में सोचता है ट्राइबल सिस्टम, है ना। लो कॉस्ट सोल्यूशन देता है ट्राइबल सिस्टम, ओरल ट्रेडिशंस ट्रांसफर होते हैं ट्राइबल सिस्टम में, डिपार्टमेंट की जगह सिंपल होलिस्टिक नॉलेज मिलती है ट्राइबल सिस्टम में, फॉर्मल की जगह बहुत इनफॉर्मल सिस्टम होता है। ये वाला सिस्टम हिरार्किकल भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी से पढ़ना है तो आपने बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो बड़ी फीस देनी पड़ेगी, बड़ा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, है ना, पेपर लीक वगैरह से, है ना, अगर आप बच गए तो। लेकिन यहां पे हिरार्की नहीं है, यहां पे हिरार्की नहीं, हर कोई सीख सकता है अगर उसमें सीखने की इच्छा है। यही चीज हमने यहां पे आंसर में लिखनी है। सो द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट कम टू योर माइंड इज ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। अब यहां नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड नॉलेज होती है, ओरल ट्रांसमिशन होता है, साइक्लिकल टाइम वर्सेस लीनियर टाइम। साइक्लिकल टाइम का मतलब है कि हम ये सोचते हैं कि फॉरेस्ट रीग्रोथ कितने टाइम में करेगा, उस हिसाब से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब ट्राइबल्स लोग ये सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई साहब अरे अभी हमारा काम निकल जाए, है ना, 5 साल 10 साल के लिए, उसके बाद देखी जाएगी, है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की इनकी सेक्रेड ग्रोव्स की नॉलेज सिस्टम होती है। झुम कल्टीवेशन जो पहले प्रिमिटिव माना जाता था अब एक सस्टेनेबल एग्रो इकोलॉजिकल इंपेरेटिव माना जाता है। मेडिसिनल प्लांट नॉलेज, कई ऐसी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं जिनकी वजह से, जिनमें ट्राइबल्स की नॉलेज की वजह से हम दवाई बना पाए हैं। ठीक है, ग्राम सभा का इंस्टीट्यूशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ट्राइब्स में अभी भी बरकरार है। तो मैंने ना 10 पॉइंट दे दिए। अब ये सोचो 10 पॉइंट में से 10 आप नहीं लिख सकते पेपर में। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15-16 पॉइंट लिखोगे, तो 10 पॉइंट अगर यहां लिख दोगे, है ना, तो देन नो अदर प्लेस विल बी लेफ्ट। यहां पे 8 पॉइंट भी लिख दोगे चलेगा। फिर बताओगे दैट ओके वी हैव कॉन्ट्रास्ट बट दैट क्रिएट्स अ बिट ऑफ टेंशन एज वेल। तो कॉन्ट्रास्ट या यूनिकनेस के बाद आप बताओगे कि ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को क्या खतरा है। दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट बट यू नीड टू राउंड द क्वेश्चन, उसको राउंड करना है, खत्म करना है। तो आप बताओगे कि भाई साहब ये ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को खतरा है बायोपायरेसी से, कि बाहर से लोग आते हैं, नीम का पेटेंट, टर्मरिक का पेटेंट ले जाते हैं बाहर जाके। फिर वैलिडेशन एसिमेट्री होती है, ये चलो चाहे आप ना लिखो। लॉस थ्रू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो डेवलपमेंट से जो डिस्प्लेसमेंट होती है उससे कई नॉलेज सिस्टम्स ड्राइव आउट हो जाते हैं। क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन होते हैं इसलिए लैंग्वेजेस विलुप्त हो जाती हैं, है ना। तो इन सब रीजंस की वजह से आप इसको कंक्लूड करोगे विद आर्टिकल 29। Article 29. One of the ways to conclude is from DPSP or fundamental right. You will say that tribal knowledge system and culture are an integral part of Article 29 fundamental rights of these communities and the government must strive to protect them. अब मैंने इसका आंसर लिख दिया, आई होप आपने आंसर लिखा होगा, लेकिन और ट्राइबल नॉलेज सिस्टम के मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिए। देखो ये मेंस वैल्यू एडिशन प्रोटोकॉल है, इसमें मैं एक्स्ट्रा माइल जाता हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं ट्राइबल नॉलेज सिस्टम की। तमिलनाडु की इरोला ट्राइब जो स्नेक वेनम की अंडरस्टैंडिंग से एंटीडोट बनाती है। नागालैंड की नागा ट्राइब्स जाबो सिस्टम का इस्तेमाल करती है जो इंडिजिनियस फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोंड ट्राइब्स दे यूज मेडिसिनल यूजेस ऑफ फॉरेस्ट एंड अंडरसाइड सीजनल साइकिल। और अपातानी ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश की है वो वेट राइस कल्टीवेशन के साथ साथ फिशिंग एक्टिविटीज सस्टेनेबल बनाती है। ये 4 ट्राइब्स की एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हो। और जो मैंने लास्ट में प्रॉमिस किया था वो फ्रेमवर्क भी देख लो दोस्तों, वो फ्रेमवर्क भी देख लो। फ्रेमवर्क इज डिस्प्लेस, फ्रेमवर्क इज डिस्प्लेस। व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क फॉर? ये फ्रेमवर्क है किस लिए? ये फ्रेमवर्क है किसी भी ट्राइबल इश्यूज को लिस्ट डाउन करने के लिए। ट्राइब्स के भारत में क्या क्या इश्यूज हैं उसको लिस्ट डाउन करने के लिए फ्रेमवर्क है। डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिटी का इरोजन, अभी आज ही न्यूज में आ रहा है डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग का इशू रिलेटेड टू दोज ट्राइब्स विच हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और probably इस्लाम बट मोस्टली क्रिश्चियनिटी। तो ये आइडेंटिटी इरोजन का सवाल है कि क्या ट्राइब किसी रिलीजन को सब्सक्राइब करता है या ट्राइबल रिलीजन अलग से कुछ होना चाहिए। देन स्टेटलेसनेस समटाइम्स स्पेशली ऑफ बॉर्डर ट्राइब्स, पॉवर्टी, लैंड एलियनेशन, असिमिलिएशन प्रेशर,
कल्चर लॉस या लैंग्वेजेस जो विलुप्त होती जा रही हैं, एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो दोस्तों, ये डिस्प्लेस फ्रेमवर्क आप कभी भी अगर ट्राइबल इश्यूज पे सवाल आए तो डिस्प्लेस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल कर सकते हो। यही मेरा पर्पस है वैल्यू एडिशन क्लासेस का, कि आपको चीजें समझ आए, आप उसको इंप्लीमेंट कर सके। धन्यवाद। और वंस अगेन, इफ यू वांट टू come under my wing and try to clear a rank, get a rank, not just clear mains but get a rank in the mains exam, तो ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप आ सकते हैं मेरे साथ, और मैं डेली बेसिस पे वहां पे आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू एंड सी यू गाइज वेरी सून।